ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे टेस्टिस के बारे में, मेल ह्यूमन मेल के गोनाड्स। तो हमने देखा था कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर सिचुएटेड होते हैं। आपको एक टर्म बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ओके, याद है? यस सर। If testes do not descend down into scrotal sac and remain intra-abdominal, this condition is known as cryptorchidism. तो आपको कहा था कि क्रिप्टोर्चिडिज्म में इम्पोर्टेंसी क्यों होती है, ये आपको क्वेश्चन मैंने पूछा था वहां पर, उसका आंसर ढूंढ करके लाने के लिए। और दूसरा बोला था कि कोई ऐसा मैमल जो पर उसके ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस को डिसेंड डाउन करता है ओनली, तो ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद में उसके टेस्टिस वापस इंट्रा एब्डोमिनल हो जाते हैं। ओनली ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस दिखते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपको बोले थे। तो बताओ बेटा, फर्स्ट क्रिप्टोर्चिडिज्म में इंपॉर्टेंसी क्यों हो जाती है? डिसेंड डाउन अगर नहीं हुए, किसी ह्यूमन मेल में टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं आए, तो इंपॉर्टेंसी क्यों आएगी? बताओ, किसने आंसर ढूंढा है? तो स्पर्म नहीं बनेंगे और जो ह्यूमन मेल रहेगा इनफर्टाइल बन जाएगा। क्यों नहीं बनेंगे स्पर्म? क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम लगता है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का आंसर मिला करके कंप्लीट आंसर हुआ। तो टेस्टिस बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस क्यों होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस या मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस, तो ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इसका रीजन ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, बॉडी टेम्परेचर होता है 37, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर कि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी वो है 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे बॉडी का टेम्परेचर वहां पर 2-3 डिग्री का जो वेरिएशन है, जो चेंज आ रहा है, वो कैसे वहां पर करवाया जाए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस के लिए? इसलिए बर्थ के पहले ही टेस्टिस डिसेंड डाउन हो जाते हैं इनगाइनल कैनाल की हेल्प से, एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटल सैक में, इन पाउच में चले जाते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर तुमको कुछ मिलता रहेगा लेकिन 37 नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट मींस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर lesser temperature than body temperature. ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसके लिए उसको बॉडी से बाहर
स्क्रोटल सैक्स में भेजा जाता है, डिसेंड डाउन होते हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट करते। ओके, ये रीजन है पहला। क्योंकि अगर इंट्रा एब्डोमिनल रहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होगा, और प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो फिर प्रॉपर एक्टिव स्पर्म का नंबर भी कम रहेगा और फिर वहां पर वो मेल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा प्रॉपर, देयरफॉर वहां पर इंपोटेंसी आ जाएगी। सबको क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन का आंसर किसी को कोई डाउट है? नो सर। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक मैमल का आपको एग्जांपल बताना था जो ओनली ब्रीडिंग सीजन में उसके टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं और फिर उसके ब्रीडिंग सीजन के पहले या ब्रीडिंग सीजन के बाद इंट्रा एब्डोमिनल मिलते हैं उनके टेस्टिस, या ब्रीडिंग सीजन खत्म होने पर वापस वो एब्डोमिन के अंदर चले जाते हैं। बताओ। Bat. मेजर एग्जांपल है यहाँ पर रैबिट। तो rabbit like mammals जो जनरली सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, उनमें से कुछ मैमल्स में, मतलब कि रैबिट में तो ये 100% होता है, तो रैबिट का आपको एग्जांपल हमेशा आता है। ओके, तो इनमें क्या होता है, ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन testes found extra abdominal. Okay, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इनमें लिखा जाते हैं, व्हाइल अदर रेस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जो आपको दो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स। नेक्स्ट, अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या मिलता है ऐसा कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, और टेस्टिस का सेक्शन भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर जैसे हमने कहा था कि स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस, ठीक है, तो उस टेस्टिस में ये टेस्टिस, ओके, स्क्रोटल सैक में ये टेस्टिस, और इस टेस्टिस का अगर हम सेक्शन कट करें तो इसके इंटरनल पार्ट्स हमको दिख सकते हैं। ओके, तो टेस्टिस का सबसे पहला एक कवरिंग होता है, जनरली 3 लेयर से बना हुआ। टेस्टिस का ये जो कवरिंग होता है, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टेस्टिस, each testis is covered by 3 layers, covered by 3 layers, 3 लेयर से कवर्ड रहता है। इन लेयर का नाम है यहाँ पर, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये होती है
तीन लेयर है, एल्बिजीनिया, वजाइनलिस एंड वास्कुलोसा। ओके, तीन तरह की यहाँ पर कवरिंग्स या लेयर्स होती है। स्ट्रेटम एल्बुजिनिया, स्ट्रेटम वजाइनलिस एंड स्ट्रेटम वास्कुलोसा। ठीक है, जिसको आप ट्यूनिका लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रेटम बोल रहे हैं, लेयर बोल रहे हैं, उसको आप ट्यूनिका भी बोल सकते हैं। तो टेस्टिस की जो 3 लेयर्स होती है, मतलब 3 ट्यूनिका होती है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनलिस एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये 3 लेयर से कवर्ड होता है टेस्टिस। टेस्टिस का जो ब्लैक में हमने कवरिंग बनाया है, एक्चुअल में 3 लेयर से बना फर्स्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के अंदर के पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। फिर डन। Done, sir. Done, sir. मानकापुर ब्रांच से कोई रिप्लाई नहीं है। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अभी 3 लेयर के बाद में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस का, टेस्टिस का सेक्शन बोला जाए तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे जो मैं अभी बना रहा हूं। अगर किसी को टेस्टिस ओवल शेप का होता है, हम पहले बोल चुके हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में होता है। ओके, ये आप मेजरमेंट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मेजरमेंट वहां पर आपको बोर्ड की एग्जाम में लिखना पड़ेंगे। ओके, इसलिए लेंथ टेस्टिस की 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, विड्थ में 2 to 3 सेंटीमीटर होता है टेस्टिस। ओके, मैच्योर मेल में टेस्टिस की बात कर रहे हैं। ओके, इन्फेंट में या किसी चाइल्ड में, या फिर आप किसी मेल चाइल्ड में, या फिर किसी मेल एडल्सन में अगर बात करेंगे तो इससे थोड़ा कम मिल सकता है। एडल्ट में एवरेज 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला रहेगा और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ वाला रहेगा। टेस्टिस की लेयर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम इसको सेक्शन कट करते हैं इसको, तो यहाँ पर कुछ हमें इंटरनल पार्ट्स दिखते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीजें हमको मिलती है एक स्पेशल टाइप की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, पहले पिरामिडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इस तरह से टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं।
पिरामिडल इन शेप। अभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप देख सको, इसके लिए यहाँ पर ओनली 5 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन ये 5 ओनली 5 नहीं है। ओके, ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 compartments. Each testis consists of about 250 compartments. Called as lobules. Testicular lobules. जिनको हम टेस्टिकुलर lobules ये टर्म देंगे। ओके, ये each टेस्टिकुलर lobule है। ओके, ऐसे एक टेस्टिस में अबाउट 250 lobules रहते हैं। हॉट ना दिखे आपको, वहां पर कुछ चीजें दिखे, इसके लिए वहां पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल को थोड़ा बड़ा बनाया है और ओनली 5 को ही रिप्रेजेंट किया है। ऐसे पूरे भरे होते हैं पूरे वॉल्यूम में 250 लॉब्यूल्स एक टेस्टिस में। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंप्राइजेस ऑफ 1 to 3 seminiferous tubules. Each lobule, इसका lobule testis का, therefore testicular lobule comprises of 1 to 3 seminiferous tubules. Seminiferous tubule और tubules। तो इनके अंदर ट्यूब्यूल्स होती है जिनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इनका नंबर हो सकता है 1 to 3। ओके, कितना नंबर हो सकता है? 1 to 3 हो सकता है यहाँ पर नंबर। फिर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ चीजें मिलती हैं, तो हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए अलग से उसका सेक्शन देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। अभी फिलहाल हम टीएस ऑफ टेस्टिस देख रहे हैं, टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। पहले हम टेस्टिस से रिलेटेड बातें कर लें। ओके, अब इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, उनके बारे में हम आगे बात करें। यहाँ पर अब यहाँ से जब स्पर्म निकलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से जो स्पर्म निकलते हैं, तो वो सबसे पहले एक नेटवर्क में एंटर करते हैं। तो यहाँ से जो एंट्री है, एक नेटवर्क लाइक एंट्री यहाँ से शुरू होती है। ये यहाँ पर इस तरह से नेटवर्क बनता जाता है। यहाँ से नेटवर्क यहाँ पर बनता जाता है। अब एक्चुअल में जब ये नेटवर्क, ये जो बना है पूरा नेटवर्क यहाँ तक,
अभी कवरिंग के अंदर, ओके, 3 कवरिंग है, तीनों कवरिंग अगर आपको बता दी जाए तो सेकंड कवरिंग और ये थर्ड कवरिंग, ओके, तीनों कवरिंग के एक साथ में अगर आपको रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ तक इनके कवरिंग के बाहर के पहले यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। ये जो नेटवर्क लाइक यहाँ पर हमने ब्लैक कलर में बनाया, इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये जो नेटवर्क लाइक बनाया है इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक, ओके। तो रेटिटेस्टिस मतलब टेस्टिस से निकलने वाली कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स जो वहां पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उनको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये एक्सेसरी डक्ट भी है, डक्ट है मतलब पास होने में हेल्प करेगी। तो किसको पास होने में हेल्प करती है? तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म आगे एपिडिडाइमिस तक पहुंच सके। एपिडिडाइमिस में उनको स्टोर होना है, एपिडिडाइमिस में सी शेप स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था उसमें ये स्टोर हो सके, उसके लिए यहाँ से अब ये पास होगी। तो ये एक्सेसरी डक्ट है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस के साथ में और एक एक्सेसरी डक्ट है वासा इफ्रेंशिया। तो यहां से अब ये नेटवर्क और निकल रहा है और ये नेटवर्क यहाँ पर इस तरह से बार बार ये वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, मतलब ऐसी वेसल्स निकल रही है रेटिटेस्टिस से और ये फिर ओपन होगी किसमें? ये ओपन होती है सी शेप स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस में। जो एपिडिडाइमिस यहाँ पर सी शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये ओपन होगी। ठीक है, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है एपिडाइमिस इसमें ओपन हो रही है। ये एपिडिडाइमिस, ये इसके अंदर ये जो ओपन हो रही है रेड वाली, ये है वासा इफ्रेंशिया। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल consist spermatogonia cells which lead to spermatozoa मतलब sperm formation which lead to spermatozoa। sperm का पूरा नाम होता है spermatozoon, सिंगल को spermatozoon एन लगा देंगे ए के बाद और मेनी के लिए spermatozoa which lead to spermatozoa formation, that is spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में कहां पर होती है ये अगर आपको पूछा तो इट टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का। तो जो स्पर्म बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो लॉब्यूल की डक्ट के थ्रू बाहर आएंगे रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया और वासा इफ्रेंशिया से फिर स्टोर होने के लिए चले जाएंगे एपिडिडाइमिस में।
डन। Done, sir. ये मेजर पार्ट होता है टेस्टिस, इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी की सभी डक्ट्स तो बहुत छोटी छोटी है, उनको बस रोल पूछा जाता है, रोल पर क्वेश्चन आता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए मेजर गोनेट जो होता है उसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं टेस्टिस। तो फिर स्पर्म बनते हैं स्पर्म, वहां पर हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ओके, तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट करें, ओके, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम सेक्शन कट करेंगे, तो उसके बाद में आपको वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट करने पर आपने जो सेक्शन कट किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ओके, उसमें इस तरह का पार्ट वहां पर आपको आया समझ सेक्शन में, इस तरह का सेक्शन आपने कट किया जिसमें ये चीजें आपको उसमें ये आउटलाइन बना दी हमने रेड डॉट से। ये क्या, इतना आपने सेक्शन कट करने पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन आपने कट किया, उसके सेक्शन में जो सेक्शन जितना पार्ट आया उस पार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक पार्ट में, तो इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ सेल्स यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ओके, एक मेजर ग्रुप लाइक वहां पर पार्ट दिख रहे हैं, राउंड शेप में जिनको हमने बनाया, और कुछ वहां पर कटेड सेक्शन बनाए हमने, ओके, तो यहाँ पर इन सेक्शन में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, उसका कट किया है, देयर प्रो ट्यूब वहां पर कटी हुई दिखी है आपको, तो इनके बीच में मतलब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये थर्ड वाली है, ऐसे एक लॉब्यूल के अंदर तीन वहां पर आपको एक से तीन दिख सकती है, हमने वहां पर टेस्टिस का सेक्शन कट किया, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर दिख रही थी उनको हमने कट करने की कोशिश की, तो एक से ज्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने वहां पर कट की, ओके, ताकि उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में भी अगर कुछ पार्ट है तो वो भी हमको दिख जाए। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में भी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा वो अंदर है, ऐसा ट्यूब पूरी अंदर है, हमने ऐसा कट किया, उसको ऊपर से कट किया तो ट्यूब जो है वो कट हो गई, ओके, उसका सेक्शन तो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बस, ओनली अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो पूरा अंदर है, तो इसके अंदर क्या क्या है और इसके दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पर
हर दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पर पोर्शन है, पार्ट है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स भरी पड़ी है। Okay? अब आप बताओ कि दो कोई सॉलिड है और दो सॉलिड के बीच में कोई गैप है, तो आप उस गैप को क्या नाम देते हो बेटा? सर स्पेस। आप वो जो वैकेंसी है, स्पेस है, उसको और फर्दर कुछ नाम देते हैं ना हम, कि बस क्या कनेक्टिव स्पेस टिश्यू। होता है, स्पेस तो यहाँ पर भी है। सर कनेक्टिव वो मतलब फ्लूइड। सर इंटरस्पेस। हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस, पूरा नाम है उसका इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल सेल्स है, तो उनका नाम फिर हमने क्या रख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उनको? यहाँ पर अगर स्पेशल टाइप की सेल्स है इनके बीच में, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स है, तो क्या बोल सकते हैं हम उसको? इंटरस्टिशियल सेल। बस इंटरस्टिशियल सेल। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, आप रटते रह जाते हो कि उन सेल का नाम क्या है, उन सेल का नाम क्या है, तो रटने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ पर जो सेल्स है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है दोनों के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, उनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, और इनको लैडिक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, देखा था, ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इनका नाम हो गया लैडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिक सेल्स। ओके, इंटरस्टिशियल सेल और लैडिक सेल्स, ये सेल्स, मैंने कहा था टेस्टिस दो हार्मोन रिलीज करता है, अगर आपको याद हो, जब आपको आईएमएच पढ़ाया था। क्या फुल फॉर्म है बेटा आईएमएच का, बताओ जल्दी। टेस्टिस जो आईएमएच हार्मोन रिलीज करता है उसको। कल ही तो पढ़ा था। क्या यार, आप लोग मतलब पढ़ाई नहीं करते। एंटी मलेरियन हार्मोन। एएमएच बोला था हमने, एंटी मुलेरियन हार्मोन। पढ़ाई करते तो आप बताते कि सर आईएमएच नहीं एएमएच है वो, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ओके, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। एक तो पहले तो टेस्टिस की ये जो सेल्स होती है लैडिक सेल्स, ये एंडोक्राइन फंक्शन वाली है। ओके, मतलब ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। तो जब फीटस होता है तो फीटल कंडीशन में ये एएमएच रिलीज करती है। ओके, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करना है फीटल कंडीशन में, ओके, तो लैडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स एएमएच सीक्रेट करती हैं फीटल कंडीशन में, ड्यूरिंग फीटल कंडीशन। ओके, जिसके कारण टेस्टिस बन पाते हैं, ओवरीज नहीं बनती। ओके, और दूसरा, आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ये एंड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करता है। जो मेल पोटेंसी से रिलेट करता है मसल की ग्रोथ करवाने में,
हेल्प करता है, एजिलिटी लेकर के आता है, ठीक है। ज्यादा एंड्रोजन अगर सीक्रेट हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव एंगर हो सकती है, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें वहां पर, ठीक है। जो लिबिडो है, मतलब सेक्सुअल डिजायर, वो बढ़ सकती है। तो ये इस तरह से वहां पर है, लेकिन इसका मेन काम होता है टेस्टोस्टेरॉन का। ये रिलीज इसलिए होता है क्योंकि ये स्पर्म फॉर्मेशन कर सके, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके, क्योंकि जब तक ये फॉर्म नहीं होगा टेस्टोस्टेरॉन, तब तक स्पर्म नहीं बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्पर्म बनाना है, इसका सिग्नल कौन देता है? इसके पास में सेल्स तो है, लेकिन डिवीजन करवा करके कौन स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म्स कौन बनाएगा? तो टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इंटरस्टिशियल सेल का हार्मोन है, लेकिन इस सेल को भी एक हार्मोन और कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ICSH आएगा तो वो गोनेट के पास में जाएगा, टेस्टिस के पास में। ICSH मतलब जिसको मेल LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, फीमेल में LH एंड FSH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओरी को स्टिमुलेट करते हैं और ओवम प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। वैसे मेल के पास में भी एक LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेकिन मेल में LH को बोलते हैं ICSH। मैंने I इसलिए लिख दिया आपको। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, ये मेल का LH है, ह्यूमन बीइंग का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ओके, तो मेल में LH का दूसरा LH का नाम है ICSH। ये जाता है इंटरस्टिशियल सेल के पास में और फिर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। टेस्टोस्टेरॉन इसमें रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे यहाँ पर जाता रहता है, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आ जाने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्म मदर सेल्स डिवीजन करके स्पर्मेटोजुआ बनाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करने लग जाती है। ओके, लेकिन ICSH ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन देता है सिग्नल कि प्यूबर्टी हो चुकी है और अभी स्पर्म की जरूरत है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है? तो ये डिसीजन लेगा ब्रेन। ओके, ये डिसीजन लेगा ब्रेन। तो ब्रेन वहां पर सभी कंट्रोल करेगा, बॉडी को देखेगा कि स्पर्म का नंबर कम है या फिर प्यूबर्टी आ चुकी है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करना है। तो प्यूबर्टी के बाद से तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल, हाइपोथैलेमस से ICSHRH ये हार्मोन जाता है। ओके, हाइपोथैलेमस से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या R रिलीजिंग हार्मोन। ओके, रिलीजिंग फैक्टर के लिए RF लिखोगे, रिलीजिंग हार्मोन के लिए RH लिखोगे। अभी ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये और फिर इससे इंटरस्टिशियल सेल के पास में जाएगा और इंटरस्टिशियल सेल फिर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल इस तरह से होता है। ओके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड इंटरस्टिशियल सेल को टेस्टिस की, ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल जो टेस्टोस्टेरॉन बना रहे हैं वो टेस्टोस्टेरॉन अब जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन जाएगा फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्म मदर सेल्स, या आप उसको जर्माइनल इपिथेलियल सेल भी बोल सकते हैं। जर्माइनल मतलब वापरजॉम सेल से रिलेटेड, मतलब गैमेटिक इपिथेलियल सेल जो लाइन कर रही है। लेकिन इनके बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड सेल्स होती है, कुछ बड़ी बड़ी सेल मिल जाती है इनके बीच में। या भी दूसरी सेल है, बीच बीच में आपको यहाँ पर कुछ ऐसी इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स मिलेगी, इनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स।
जर्मानल एपिथेलियल सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लार्ज नंबर में होती है। आप यहाँ पर इनका नंबर ऑफ लेयर भी बता सकते हैं, सिंगल लेयर नहीं होती, लार्ज नंबर में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग होता है, जब तक जिंदा रहेगा ह्यूमन मेल तब तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है। ह्यूमन फीमेल्स में oogenesis 45 to 55 ईयर की एज तक ही होता है। अबाउट 50 ईयर की एज तक आते आते 45 टू 50 ईयर की एज तक आते आते ह्यूमन फीमेल oogenesis करना बंद कर देती है, जिसको हम मेनोपॉज कहेंगे। मतलब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएंगे, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हुए तो ओवम भी बनना बंद हो जाएगा। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो स्टार्टिंग होती है उसके अबाउट 14 डे पर ओवम रिलीज होता है, जिसको oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेनोपॉज हो जाएगा, मतलब अबाउट 45 टू 55 ईयर के बीच में जो एज में ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, तो उसके कारण oogenesis बंद हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन मेल में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन मेल में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस चल सकता है। ओके, तो ये जो रेड कलर की हमने सेल्स बनाई, पहले ब्लू कलर की सेल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल, ठीक है, जो स्पर्म फॉर्म करेगी। और ये जो रेड कलर की सेल्स यहाँ पर हमने बनाई है, ये रेड कलर की पिरामिडल या फिर इलोंगेटेड सेल जो है, इलोंगेटेड सेल्स को यहाँ पर हम कहेंगे सस्टेंटिकुलर सेल्स। और इसको दूसरा नाम देते हैं हम नर्स सेल्स। नर्चर करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नर्स सेल। ठीक है, न्यूट्रिशन वहां पर प्रोवाइड करेगी, नर्चर करवाएगी, देयरफॉर नर्स सेल। तो जो फाइनल स्टेप होती है मैच्योर स्पर्म बनने की, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, वो नर्स सेल्स के से फूड लेकर के बनता है। जबकि जर्मानल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटिड तक बनता है। इमैच्योर स्पर्म होता है स्पर्मेटिड, इमैच्योर स्पर्म स्पर्मेटिड, इमैच्योर इनएक्टिव स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पहले तो इमैच्योर स्पर्म तक बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। ओके, लेकिन फाइनल स्टेप में, स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल स्टेप में इस इमैच्योर स्पर्म का मैचुरेशन होता है। मैच्योर एक्टिव स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ, सिंगल को स्पर्मेटोजुअन ये टर्म देंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट वाली स्टेप को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब यहां से लेकर तो स्पर्मेटिड और लास्ट वाली स्पर्मेटोजोआ भी बनना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन लास्ट वाली जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इस स्टेप को। ओके,
ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसमें हेल्प करती है ये नर्व सेल्स। नर्व सेल से न्यूट्रिशन लेता है ये, ओके। नर्व सेल से न्यूट्रिशन लेंगे स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ये डिवीजन नहीं होता, बस केवल मैचुरेशन होता है, उसके लिए ये सेल्स हेल्प करती है। बाकी ये जो जर्मानल एपिथेलियल सेल्स ये स्पर्मेटिड्स तक बना देगी, ओके ना। तो फिर हम यहाँ पर दिखाते हैं कि इसमें जो बीच में जो जगह है उसमें हम दिखाते हैं कि यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो कोई जो है वो इस तरह से बन रहा है, तो कोई यहाँ पर जो इसके साथ में जो चिपका है वो न्यूट्रिशन ले रहा है यहाँ से, तभी वो इमैच्योर है, न्यूट्रिशन ले रहा है। मैच्योर होकर के वो ऐसा अलग से स्पर्म इमैच्योर जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं वो स्पर्मेटिड्स, इनके साथ में जुड़ेंगे नर्व सेल्स के साथ में, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे और मैच्योर स्पर्म बन जाएंगे। यहाँ पर इसी डिवीजन की सेल्स स्ट्रक्चर्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर इस तरह से, इससे मैंने कम ही बनाया कि ज्यादा हौच पौच ना हो। मिताली अब आ रही है क्लास। ये सभी में ऐसा आपको बनाना है, सभी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसा बनाना है। ये एक में आपको बना करके दिखा देना है, ओके। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसके ऊपर। क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट किया हमने। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन। सर वो कॉर्नर में नहीं दिख रहा, नीचे का कॉर्नर का, नीचे का स्पर्मेटोजुअन लिखा है बेटा। मैं कोशिश करता हूँ कैमरा को नीचे करने की, या थोड़ा और पीछे ले जाने का इसको। अब ऊपर वाला वो नहीं दिख रहा होगा, हाइपोथैलेमस का एच सब दिख रहा होगा, ओके ठीक है हिमांशु। यस सर थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर गोनैड्स के बारे में। जो बाकी अदर डक्ट्स है उनके बारे में बस ओनली 1122 स्टेटमेंट्स के बारे में हमको मेजर उनका रोल क्या है और कैसे है वो उनके बारे में पढ़ना है एपिडेमिस से, वो हम कल पढ़ेंगे। एंड देन कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।